हेलो दोस्तों, लीगल ग्रेविटी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सीपीसी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। और ये हमारी इस सीरीज की चौथी वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अंतर्गत पारित यानी पास स्थगन आदेश एडजॉर्नमेंट ऑर्डर के विरुद्ध यानी अगेंस्ट प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन दिया जा सकता है। पहला ऑप्शन है पुनरीक्षण का यानी रिवीजन का, दूसरा ऑप्शन है अपील का, तीसरा ऑप्शन है पुनर्विलोकन यानी रिव्यू का, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी का। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 पुनरीक्षण यानी रिवीजन का। पीसी जैरथ वर्सेस अमृत जैरथ के केस में हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग पास किए गए स्थगन आदेश यानी एडजॉर्नमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग पास किया गया ऑर्डर डिक्री की कैटेगरी में नहीं आता और ना ही ऐसे ऑर्डर्स की कैटेगरी में आता है जिनके अगेंस्ट अपील की जाती है। लेकिन सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग पास किए गए ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन किया जा सकता है क्योंकि ऐसा ऑर्डर कोर्ट के जुरिडिक्शन से रिलेटेड होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता में समाहित यानी कंटेंट रेस जुडिकाटा का सिद्धांत निम्न में से किस सूत्र यानी मैक्सिम पर आधारित है? पहला ऑप्शन है नीमो डेबिट बिस वैक्सरी इज कंस्टेंट क्यूरिक। सेकेंड ऑप्शन है नीमो डेबिट एसे जुडेक्स इन प्रोपेरिया कॉजा। थर्ड ऑप्शन है नीमो पाट्रेन इन क्वानेटस एस्ट एक्सुरे। फोर्थ ऑप्शन है नीमो डेबिट बिस वैक्सरी प्रो ऊना एट एडम कोजा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 नीमो डेबिट बिस वैक्सरी प्रो ऊना एट एडम कोजा। इसका मतलब है अ मैन शैल नॉट बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज, यानी किसी व्यक्ति पर एक ही वाद कारण यानी कॉज ऑफ एक्शन के लिए दो बार सूट नहीं लाया जाना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 में वाद पत्र यानी प्लेंट प्रारंभिक स्तर पर निरस्त यानी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है कोई वाद कारण यानी कॉज ऑफ एक्शन दर्शित नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है वाद पत्र यानी प्लेंट 2 प्रतियों में 2 कॉपीज में पेश नहीं किया गया है। तीसरा ऑप्शन है वाद पत्र विधि द्वारा प्रतिबंधित यानी बार्ड बाई एनी लॉ है। चौथा ऑप्शन है जहां न्यायालय की यह राय है कि दावाकृत अनुतोष का कम मूल्यांकन किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 जहां न्यायालय की यह राय है कि दावाकृत अनुतोष का कम मूल्यांकन किया गया। सीपीसी का ऑर्डर 7 रूल 11 बताता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में यानी वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। इसका मतलब है ऑर्डर 7 रूल 11 में दिए गए क्लॉजेस को किसी प्लेंट में पूरा नहीं किया जाता तो उस प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑर्डर 7 रूल 11 में नहीं आता है? सही आंसर ऑप्शन 4 है जहां न्यायालय की राय यह है कि दावाकृत अनुतोष का कम मूल्यांकन किया गया यानी क्लेम किए गए रिलीफ को अंडर वैल्यू रखा है। यह ऑप्शन ऑर्डर 7 रूल 11 के क्लॉज बी से रिलेटेड है, बट ये क्लॉज बी की पूरी बात नहीं करता है। ऑर्डर 7 रूल 11 का क्लॉज बी कहता है प्लेंट की रिजेक्शन के लिए क्लेम किए गए रिलीफ यानी दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया हो, यानी प्लेंटिफ ने जो रिलीफ कोर्ट से मांगा है उसकी वैल्यू कम पेश की है और प्लेंटिफ को ऐसी वैल्यू को ठीक करने के लिए दी गई टाइम लिमिट में प्लेंटिफ उस वैल्यू को ठीक करने में असफल रहता है तो ऐसा प्लेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑप्शन 4 में पूरी बात नहीं कही गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाद पत्र यानी प्लेंट में दावा क्लेम किया गया कोई अनुतोष यानी रिलीफ जो डिक्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं दिया गया है सीपीसी की किस धारा के प्रयोजन के लिए नामंजूर यानी रिफ्यूज कर दिया गया समझा जाएगा? पहला ऑप्शन है धारा 11 स्पष्टीकरण 1 यानी सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 1। सेकंड ऑप्शन है धारा 11 स्पष्टीकरण 3। तीसरा ऑप्शन है धारा 11 स्पष्टीकरण 5। चौथा ऑप्शन है धारा 11 स्पष्टीकरण 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 धारा 11 स्पष्टीकरण 5 यानी सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 5। सीपीसी का सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 5 कहता है यदि कोई रिलीफ यानी अनुतोष जिसको प्लेंट में क्लेम किया गया था लेकिन ऐसा रिलीफ डिक्री में नहीं दिया गया या डिक्री में प्रदान नहीं किया गया तो ऐसा माना जाएगा कि ऐसा रिलीफ कोर्ट ने अस्वीकार यानी रिफ्यूज कर दिया है और ऐसा सब्जेक्ट जिस पर रिलीफ का क्लेम यानी दावा किया गया था उस पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप यानी ऑब्जेक्शन सीपीसी की धारा 21 के अंतर्गत कब लिया जा सकता है? पहला ऑप्शन है किसी भी समय। दूसरा ऑप्शन है प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर।
तीसरा ऑप्शन है अपीलीय या पुनरीक्षण अवस्था पर भी पहली बार लिया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर। यह क्वेश्चन सेक्शन 21 के सबसेक्शन 1 से रिलेटेड है, जो कहता है वाद लाने के स्थान के संबंध में यानी सूट फाइल करने के प्लेस से रिलेटेड ऑब्जेक्शन किसी भी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय यानी किसी भी अपील या रिविजनल कोर्ट तब तक अलाउ नहीं करेगा जब तक ऐसा ऑब्जेक्शन सबसे पहले प्रथम बार के न्यायालय में यानी द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में और उन सारे मामलों में जिनमें इश्यूज सेटल किए जाते हैं या ऐसे सेटलमेंट से पहले और जब तक कि इसके परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता यानी फेलियर ऑफ जस्टिस न हुआ हो तब तक ऐसे ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामयिक एवं कानूनी मुजराई यानी इक्विटेबल एंड लीगल सेट ऑफ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है? पहला ऑप्शन है सामयिक मुजराई यानी इक्विटेबल सेट ऑफ एक अनिश्चित राशि एवं विधिक मुजराई यानी लीगल सेट ऑफ एक निश्चित राशि के लिए होती है। दूसरा ऑप्शन है सामयिक मुजराई एक से अधिक प्रतिवादी होने पर होती है। कानूनी मुजराई केवल एक पक्षकार के विरुद्ध होती है। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों सत्य हैं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों असत्य हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, सामयिक मुजराई इक्विटेबल सेट ऑफ एक अनिश्चित राशि एवं विधिक मुजराई लीगल सेट ऑफ एक निश्चित राशि के लिए होती है। इक्विटेबल सेट ऑफ एंड लीगल सेट ऑफ का ये मेन डिफरेंस है और ये क्वेश्चन ऑर्डर 8 रूल 6 से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई वाद खारिज किया जा सकता है अगर प्रतिवादी के नाम से निकाले गए समन की तामील के बिना लौटाए जाने के बाद उस तारीख से कितनी अवधि तक वादी यानी प्लेंटिव न्यायालय से नए समन निकालने के लिए आवेदन करने में असफल रहता है। पहला ऑप्शन है 7 दिन, दूसरा ऑप्शन है 14 दिन, तीसरा ऑप्शन है 30 दिन और चौथा ऑप्शन है 45 दिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 7 दिन। यह क्वेश्चन ऑर्डर 9 रूल 5 से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया है जहां समन प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट या प्रतिवादियों के नाम से निकाले गए हों और समन की तामील या समन सर्व हुए बिना लौटाए जाने के बाद 7 दिन की टाइम लिमिट तक प्लेंटिव कोर्ट से नए समन निकालने के लिए आवेदन यानी अप्लाई करने में असफल रहता है, तो वहां कोर्ट ऑर्डर करेगा कि ऐसा सूट को डिसमिस कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1999 के संशोधन यानी अमेंडमेंट के तहत स्थगन एडजॉर्नमेंट की संख्या को कितने स्थगन तक सीमित किया गया है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 3। यह क्वेश्चन ऑर्डर 17 रूल 1 से रिलेटेड है, जो कहता है किसी प्लेंट के किसी भी स्टेज पर कोर्ट को पर्याप्त हेतु बताया जाता है यानी सफिशिएंट कॉज बताया जाता है तो कोर्ट ऐसे रीजन को रिकॉर्ड करके सूट की पार्टीज को टाइम दे सकेगा और सूट की हेयरिंग को समय समय पर स्थगित कर सकेगा यानी सूट की हेयरिंग को टाइम टाइम पर एडजॉर्न कर सकेगा। आगे इसी का एक प्रोवाइजो है, परंतु ऐसा कोई एडजॉर्नमेंट प्लेंट की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को 3 बार से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डिक्री के निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन की कार्यवाही में यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं। ऐसा प्रश्न निर्धारित किया जाएगा। पहला ऑप्शन है एक पृथक वाद द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अपीलीय न्यायालय द्वारा, तीसरा ऑप्शन है डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा और चौथा ऑप्शन है डिक्री का निष्पादन कर रहे न्यायालय द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, डिक्री का निष्पादन कर रहे न्यायालय द्वारा। यह क्वेश्चन सेक्शन 47 के सबसेक्शन 3 से रिलेटेड है, जो कहता है किसी डिक्री के एग्जीक्यूशन में अगर ये क्वेश्चन आता है कि कोई पर्सन किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, तो वहां ऐसा क्वेश्चन डिक्री के एग्जीक्यूशन करने वाले कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अनुरोध पत्र यानी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के संबंध में प्रावधान किया गया? पहला ऑप्शन है धारा 74, दूसरा ऑप्शन है धारा 75, तीसरा ऑप्शन है धारा 76 और चौथा ऑप्शन है धारा 77। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, धारा 77। अनुरोध पत्र यानी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कमीशन निकालने के बदले कोर्ट ऐसे पर्सन के एग्जामिनेशन के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट निकाल सकेगा जो भारत में नहीं रहता है या जिसका रेजिडेंस भारत में नहीं है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप हमारे यूट्यूब चैनल लीगल ग्रेविटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम आपके लिए एजुकेशन नॉलेज पर्पज से काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। इन सब के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप लिंक्स को चेक करिए। आपको अच्छा लगता है तो हमसे ज़रूर जुड़िए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।